रात ने गहरी स्याही की चादर ओढ़ी हुई थी। चारों सू सन्नाटे का राज था। गांव के आवारा कुत्ते भी अब शायद थक हार कर बैठ गए थे। जरताज बड़ी सी काली चादर में खुद को छुपाए डरी सहमी सी छुपती छुपाती नहर किनारे पहुंची थी। ये नहर शाहपुर और मीरनगर की सरहद बंदी के संगम पर थी। नहर के पास खड़े दरख्त से टेक लगाकर उसने गहरे गहरे सांस लिए। तभी दूर से आती गाड़ी की हेडलाइट से उसके चेहरे पर रोशनी पड़ी। उसने कोहनी से चेहरे को छुपा लिया। गाड़ी उससे जरा फासले पर आकर रुक गई। मीर सजावल ने उसे सर के इशारे से नजदीक आने को कहा और फ्रंट डोर खोल दिया। वो छोटे छोटे कदम उठाती गाड़ी तक पहुंची। सरकार, आज तो अपने ताबेदारी के सारे रिकॉर्ड तोड़कर दिल खुश कर दिया। अब मुझे यकीन हो गया है कि मुस्तकबिल में आप एक फर्मा बरदार बीवी साबित होंगी। मीर सजावल ने दिल पर हाथ रखकर शोखी से कहा, साईं, जल्दी बताएं, क्या बात करना थी? मुझे बहुत डर लग रहा है। इतनी भी क्या जल्दी है? पहले बैठो, फिर बताता हूं ना। साईं, आपने कहा था नहर किनारे मिलो तो मैं आ गई, लेकिन प्लीज अब मेहरबानी करें, मुझे जाने दें। ऐसे कैसे जाने दूं? अभी तो जी भर के दीदार भी नहीं किया। पहले आंखों को कुछ सैराब तो करने दो। मीर सजावल ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। नाजुक अंदाम सी जरताज एक झटके में खींची चली गई। मीर सजावल की इस हरकत से वो बुरी तरह खौफजदा हो गई थी। साईं, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज मुझे मेरे घर जाने दें। वो खौफ से थर थर कांप रही थी। आंसू लड़क कर गालों पर बहने लगे। इतना क्यों डरती हो मुझसे? अगवा करके नहीं ले जा रहा तुम्हें। पूरी शान से ब्याह कर लेकर जाऊंगा। बेफिक्र रहो। मीर सजावल के लहजे में अपनी अमारात का जम था। उसने जरताज के आंसू अपनी उंगलियों के पोरों में समेट लिए। कुछ ही देर में गाड़ी पक्की सड़क पर दौड़ने लगी। फिर थोड़ी दूर ले जाकर उसने गाड़ी एक साइड पर रोक दी और इंजन बंद करके इत्मीनान से उसकी तरफ रुख करके बैठ गया। जरताज का नरम मुलायम हाथ मीर सजावल के हाथ में दबा हुआ था, जिसे वो धीरे धीरे दबा रहा था। यूं रोज रोज छुपकर मिलने का भी अपना ही मजा है, लेकिन इस कैफियत से लुत्फ वही ले सकते हैं जो मोहब्बत की तड़प को जानते हों। तुम जिस दिन मुझसे मोहब्बत करने लगोगी तो खुद इस तड़प को समझ जाओगी। कैसे मिलन की आस, महबूब के दीदार की तलब दिल से हर खौफ को मिटा देती है, हत्ता के मौत के खौफ को भी। ये मोहब्बत ही जो आधी रात को मीर सजावल तने तन्हा दुश्मनों के इलाके में, दुश्मनों के गांव की लड़की के दीदार के लिए बेखौफे खतर चला आता है, वो एक जज्ब के आलम में कह रहा था। जरताज सांस रोके उसे सुन रही थी। फिर वो अपनी ही बात पर जोरदार कहकहा लगाकर हंसने लगा। उसकी रोशन रोशन डार्क ब्राउन आंखें भी मुस्कुरा रही थीं। साईं, मोहब्बत और दोस्ती अपने बराबर वालों के साथ ही सजती है। दुनिया इसे बड़ी ही तंजिया और तमस्खर भरी नजरों से देखती है और इसीलिए ये ज्यादा दिन कायम भी नहीं रह पाती। सुनो, एक बार मेरी बन जाओ। मेरा वादा है तुमसे, उम्र भर यूं ही चाहूंगा तुम्हें। मीर ने उसका हाथ अपने लबों से लगाया। दुनिया वालों की बातों और नजरों की परवाह मीर सजावल कभी नहीं करता। न किसी में इतनी जुर्रत है कि कोई मेरे सामने मेरी खिलाफ कोई बात कर सके। उसने सिगरेट सुलगाते हुए नखुवत से कहा, तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना सही, मुझे तो तुमसे इश्क है और चाहने वालों की कदर करनी चाहिए। तुम तो बहुत नाशुक्री हो। उसने जरताज की खूबसूरत सतवां नाक को 2 उंगलियों से खींचा और फिर खींचकर उसे गले से लगा लिया। जरताज पर उसकी मोहब्बत फवार बनकर बरस रही थी और वो पोर पोर उसमें भीगी जा रही थी। मीर साईं, नाशुक्री कहें या बेकदर कह लें, लेकिन जो मैं देख रही हूं वो आप देखना नहीं चाहते। बड़ी हवेली वाले मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे, खास तौर पर बड़ी बेगम साहिबा, मीर सजावल की माँ। मैं बस अपने माँ बाप को बेइज्जत होता नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उनकी रुसवाई हो। कुछ वक्त गुजरने के बाद वो बमुश्किल मीर सजावल को खुद से अलग करते हुए बोली। जरताज बड़ी बेगम के मिजाज से बखूबी वाकिफ थी।
वो उनके गांव की नहीं थी, ना ही कभी बड़ी हवेली गई थी, लेकिन गांव के कमियों के साथ उनका तहकीर आमेज रवैया किसी से भी ढका छुपा नहीं था। वो बेसाख्ता हंस पड़ा। अच्छा, तो तुम अम्मा से खौफजदा हो, उनकी फिक्र तुम मत करो। उनमें हवेली वालियों का रोबो दबदबा जरूर है, मगर वो दिल की बुरी नहीं है। मीर सजावल उनका इकलौता बेटा है और इसकी मनचाही दुल्हन को वो सर आंखों पर बिठाएंगी और बाकी सब संभालना मेरा काम है। फिर वो यकदम बोला, जरी तो मेरा इंतजार तो करोगी ना, किसी और की तो नहीं हो जाओगी। मीर ने अपनी हल्की सी सुर्खी से सजी डार्क ब्राउन मखमूर आंखें उस पर मरकूज की। जज्बों की शिद्दत से उसकी आवाज बोझल हो रही थी। जरताज ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, हो भी सकती हूँ। उसकी आंखों में शरारत थी, मगर मीर सजावल खतरनाक हद तक संजीदा हो गया। अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा भी तो गला दबाकर मार दूंगा। उसने बड़ी बेरहमी से जरताज की कलाई पकड़ी और दूसरे हाथ से उसका गला दबोच लिया। कांच की चूड़ियां टूटकर जरताज की कलाई और मीर सजावल की उंगलियों में चुभ गईं। जरताज की आंखें उबलने लगीं और मुंह से गुटी गुटी सिसकी बरामद हुई, मगर मीर सजावल की गिरफ्त ढीली नहीं पड़ी। अलबत्ता गले पर दबाव कम कर दिया था। मैं मजाक कर रही थी, क्या मैं छोटा सा मजाक भी नहीं कर सकती? जरताज की आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं। मीर सजावल पर मुतलक भी असर नहीं हुआ। आइंदा ऐसा कुछ मजाक में भी मत बोलना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मीर सजावल का लहजा दुरुस्त और खतरनाक हो गया था। उसने जरताज की तरफ देखे बगैर विंड स्क्रीन पर नजर जमाए तंबीह की। यह भी उसकी सख्त नाराजगी के इजहार का एक अंदाज था। जरताज को उसकी आंखों में हलकोरे लेते गुस्से और सभी माथे पर पड़े बेशुमार बलों से उसके गजबनाक मूड का एहसास हो गया था। वो दिल ही दिल में शर्मिंदा हो गई, मगर कुछ भी कहने की जुर्रत नहीं की और खामोशी से सर झुका गई। मीर सजावल ने फौरन ही गाड़ी स्टार्ट करके वापसी के रास्ते पर डाल दी थी। वापसी के सफर में मीर सब्तीन का मूड बेहद खुशगवार था। उसने मोबाइल से एक नंबर मिलाया। हेलो, डॉक्टर मखतूम शाह स्पीकिंग। दूसरी तरफ कॉल अटेंड कर ली गई थी। मीर सब्तीन बात कर रहा हूँ, उसने तारुफ करवाया। मीर सब्तीन साहब, कहें कैसे याद किया? मखतूम शाह की आवाज में खुशी और हैरानी का मिला जुला तासुर था। उस दिन आपने मेरी सिस्टर की हेल्प करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने सोचा क्यों ना आपका शुक्रिया अदा किया जाए। इस संडे मैंने एक पार्टी रखी है, मैं चाहता हूँ आप जरूर शिरकत करें। ये उस एहसान का बदला तो नहीं, लेकिन मेरी तरफ से दोस्ती की एक पेशकश है। मखतूम शाह उसकी बात और अंदाज पर खुलकर मुस्कुराया। क्यों नहीं, मुझे आपकी पेशकश बहुत पसंद आई। चलें, कोई तो है जो दुश्मनी की इस जंग में दोस्ती की पहल करना चाहता है। मखतूम शाह ने खुश दिली से कहा, आपके बारे में मेरी राय गलत नहीं थी। बिलाशुबा आप मौज़म शाह के मुकाबले में समझदार इंसान हैं। हो सकता है हमारी ये दोस्ती इस दुश्मनी की आग को बुझाने के लिए मददगार साबित होगी। ठीक है, संडे को मुलाकात होगी, आपकी आमद का इंतजार रहेगा। मीर सब्तीन ने अपने दिल की बात करते हुए बात समेटी। ओके, अल्लाह हाफिज। मखतूम शाह ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मौज़म अली शाह शहर जाने के लिए तैयार हो रहा था जब रुखसाना बेगम उसके कमरे में चली आईं। शाह, तुम शहर जा रहे हो? तुम मुझे भी साथ ले चलो। समीना एक बार जो मिलकर गई है दोबारा नहीं आई। शायद झिझक रही हो, क्योंकि उसके इतने इसरार पर भी मैं अब तक उसके घर नहीं जा सकी। रुखसाना ने अपनी बात मुकम्मल करके उसकी तरफ यूं देखा जैसे वो अभी कह देगा कि मैं नहीं ले जा सकता। आप बिलाल शाह के साथ चली जाएं। वो हमेशा उसकी बाप जैसी उखड़ा मजाजी से खाइफ रहती थी। उनकी बात पर उसकी आंखों में अरूज का अक्स झिलमिलाया। काफी दिन हो गए थे मौज़म शाह ने उसकी तरफ चक्कर नहीं लगाया था। आप तैयार हो जाएं, मैं बस थोड़ी देर में निकलने लगा हूँ। खिलाफ तवक्को वो फौरन ही मान गया। तो रुखसाना ने बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, मुझे क्या तैयार होना है, तुम अपनी तैयारी मुकम्मल कर लो। बस मुझे रास्ते से अरूज और अयान के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। ठीक है, आप चलें, मैं कुछ देर में आता हूँ, वो बिना किसी तरद्दुद के बोला। रुखसाना हैरान सी कमरे से बाहर निकल आई। कुछ देर बाद वो दोनों शहर के लिए रवाना हो चुके थे। अरूज के लिए शॉपिंग के नाम पर मौज़म शाह ने तकरीबन पूरा शॉपिंग मॉल खरीदने की ठान ली थी। वो एक के बाद एक ड्रेस खरीदता गया।
पहले पहल तो रुखसाना ने कोई नोटिस नहीं लिया, लेकिन जब मैचिंग ज्वेलरी, सैंडल और दीगर चीजें खरीदने में उसकी दिलचस्पी देखी तो सोच में पड़ गई। उसने तो कभी अपनी माँ, भाई, यहाँ तक के जान छिड़कने वाले बाप के पर्सनल मामलात में भी दिलचस्पी नहीं ली थी। वो आज कैसे बिना किसी पसो पेश के पूरी अपनायत के साथ शॉपिंग करने में उनकी मदद कर रहा था। मगर उन्होंने उसे टोका नहीं, मुबादा उसका मूड बिगड़ जाए इसलिए खामोश ही रहीं। शॉपिंग से फारिग होकर जब वो लोग अरूज के घर पहुंचे तो 7 बज चुके थे। आपा, मुझे तो लगता था आप मुझ गरीब के घर कभी नहीं आएंगी। समीना ने बहन को देखा तो खुशी से खिल उठी और गले लगकर शिकवा किया। इस बात पर मुआज़्ज़म शाह अपने बालों में हाथ फेरते हुए इधर उधर देखने लगा और यूं जाहिर किया जैसे उसने ये बात सुनी ही ना हो। अमीरी गरीबी खोए हुए रिश्तों से बढ़कर नहीं होती। इतने अरसे तक तुमने खुद को मुझसे दूर रखा, वरना मैं ये फासला भी दरमियान में कभी नहीं आने देती, रुखसाना मोहब्बत भरे लहजे में बोली। तभी उनकी आवाज़ें सुनकर अरूज कमरे से निकली और खाला को सलाम करके उनसे गले मिली। मुआज़्ज़म शाह को उसने नजरों से सलाम किया था, जिसका जवाब उसने सर के इशारे से दिया। आपा, ये सब क्या है? इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? आप किसी गैर के घर तो नहीं आ रही थी। समीना उनके लाए ढेर सारे तोहफे देखकर जज़्बज़ हो गईं। ये तो कुछ भी नहीं है मेरी अरूज के सामने। मेरा बस चले तो मैं दुनिया की हर खुशी उसके लिए चुरा लाऊं। रुखसाना ने अरूज का चेहरा दोनों हाथों में थाम कर उसके माथे पर बोसा दिया। तुम्हारी औलाद की कितनी आरज़ू थी मुझे, मगर तुमने मुझे इस खुशी से बरसों महरूम रखा। रुखसाना निहायत जज्बाती होकर बोली तो समीना उनकी बात पर खुलकर मुस्कुरा दी। अरूज, समीना और रुखसाना कमरे में बैठी बातों में मशगूल थीं। जब उसे मेहमानों की खातर तवाज़ो का ख्याल आया, वो गैर महसूस तरीके से कमरे से निकल आई। सामने चेयर पर मुआज़्ज़म शाह टांग पर टांग रखे सिगरेट उंगलियों में दबाए जैसे उसकी आमद का मुंतज़िर था। उसे देखते ही सिगरेट नीचे फेंककर पांव से मसल दी। अरूज नजरें झुकाए किचन में चली गई। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे जब वो किचन के दरवाजे के बाहर दोनों हाथ दीवार पर दाएं बाएं जमाए इस्तादा था। अरूज, लगता है तुम हमारी पहली मुलाकात को लेकर अब तक खफा हो। मुआज़्ज़म शाह ने अपनी गंभीर आवाज में उससे इस्तफसार किया। ऐसी तो कोई बात नहीं, मुझे तो याद भी नहीं, अरूज ने मुख्तसर जवाब दिया। बाय गॉड, उस दिन के रवैये पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं वाकई नहीं जानता था तुम कौन हो, और मेरे घर में किसी अनजान लड़की की मौजूदगी मुझे हैरान कर गई थी। माना कि मैं अजनबी थी और अचानक आप मुझे देखकर हैरान हो गए, लेकिन किसी भी लड़की से बात करने का वो अंदाज मुहज़्ज़बाना तो नहीं था। अरूज दूबदू बोली। मुआज़्ज़म शाह ने उसकी बात पर एक जबरदस्त कहकहा लगाया। उसकी हंसी भी उसकी तरह बहुत खूबसूरत थी। अरूज भी नजर भर कर देखने पर मजबूर हो गई। मुआज़्ज़म को अपनी दिलकशी का बखूबी अंदाजा था, तभी तवाखुर से मुस्कुराया। अरूज मुड़कर चाय का पानी रखने के लिए चूल्हा जलाने लगी। हमारा तो यही अंदाज है, अब देखना है सामने वाले में कितना दम है, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम मेरा अंदाज सह जाओगी। मुआज़्ज़म ने मानी खेजी से कहा, फिर बोला, ये तो एक मजाक था, अब कुछ काम की बात हो जाए। मैं चाहता हूं तुम लोग जल्द से जल्द हवेली या फिर शहर में मौजूद मेरे बंगले में शिफ्ट हो जाओ। मैं तुम्हें यहाँ इस मोहल्ले में और ये सब फजूल काम करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो चूल्हे की तरफ इशारा करते हुए बोला। अरूज ने कोई जवाब दिए बगैर हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम खाला को समझाओ और तैयारी कर लो, मैं कुछ दिन तक तुम लोगों को लेने आऊँगा। मुआज़्ज़म शाह की नज़र में इन लोगों की मर्जी की कोई अहमियत ही नहीं थी। वो तो बस अपने ही कहने का आदी था। हम इस तरह अपना घर छोड़कर नहीं जा सकते और हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं है। फिर अयान के स्कूल का भी मसला है। अरूज ने रसान से उसे समझाने की कोशिश की। ये सब बातें मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती। अयान के स्कूल का कोई मसला नहीं, मैं जहाँ चाहूँगा उसका एडमिशन हो जाएगा, उसने बेनियाजी से कहा। अरूज, उठ जाओ बेटा, 6 बज रहे हैं, असर की अजान हो गई है, नमाज कज़ा ना हो जाए। समीना ने कमरे में दाखिल होकर लाइट ऑन कर दी। वो फौरन उठकर बैठ गई। नमाज और खाने से फारिग होने के बाद वो पूरी दोपहर सोई रही थी। हफ्ते में संडे के दिन ही उसे आराम के लिए मिलता था।
समीना की आवाज पर वो फौरन बाल समेटते हुए उठ बैठी। बालों का ढीला सा जूड़ा बनाते हुए वो तजब्जुब का शिकार थी कि किस तरह माँ से शाम होने वाली पार्टी में जाने की इजाजत ले। समीना बेगम को पलटता देखकर उसने जल्दी से उन्हें मुखातिब किया। अम्मी, 1 मिनट जरा रुकें, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। समीना उसके नजदीक आ गई और सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। अम्मी, आज मेरे बॉस के घर पार्टी है। उनके भाई इंग्लैंड से तालीम मुकम्मल करके वापस आए हैं। इस खुशी में उन्होंने पार्टी रखी है। उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया है। उसने झिझकते हुए माँ को तफसील से आगाह किया। क्या तुम्हारा इस पार्टी में जाना जरूरी है? समीना ने संजीदगी से इस्तफसार किया। जाना जरूरी तो नहीं, लेकिन ना जाने से मेरी जॉब पर कोई मनफी असर पड़ सकता है। अरूश ने कसदन झूठ बोला। कब जाना है और कैसे जाओगी? समीना ने सवाल जवाब का इरादा तर्क करते हुए पूछा, क्योंकि उसकी जॉब ही उनके लिए घर का निजाम चलाने का वाहिद जरिया थी। 7 बजे ड्राइवर आएगा मुझे पिक करने, उसने मुख्तसरन कहा। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। रात के खाने पर सिर्फ मैं और अयान ही होंगे। मैं कुछ हल्का फुल्का बना लेती हूँ, समीना उठते हुए बोली। अरूश अपने लिए कोई मुनासिब लिबास तलाश करने लगी। 7 बजे हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो तैयार खड़ी थी। उसने ब्लैक कलर का लिबास ज़ेबे तन किया था, जिस पर वाइट रेशम और मोतियों से नाजुक सा काम हुआ था। खुले बालों में वो एक खूबसूरत तस्वीर लग रही थी। ड्राइवर की कॉल पर वो माँ को खुदा हाफिज कहती घर से बाहर निकल आई। सब्तीन ने ड्राइवर को गाड़ी गली से बाहर खड़ी करने की हिदायत दी थी। अरूश चलते हुए गाड़ी में आकर बैठ गई तो ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जिस वक्त अरूश मीर हाउस पहुंची, काफी मेहमान जमा हो चुके थे। पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर नहीं थी, लेकिन अरेंजमेंट बहुत खूबसूरत अंदाज में किया गया था। मीर सब्तीन एंट्रेंस पर ही नजर जमाए उसका मुंतजर था। इस पार्टी का असल मकसद हुनैन की वापसी तो थी ही, लेकिन वजह खास अरूश भी थी। मीर सब्तीन इस मौका पर उसे सबसे मिलवाकर और उसके बारे में सबकी राय जानना चाहता था। उसे देखते ही आगे बढ़ा। हेलो अरूश, मुझे यकीन था आप जरूर आएंगी। सब्तीन ने उसके दिलकश सरापे को नजरों ही नजरों में सराहा। वो खुद भी उस वक्त ब्लैक डिनर सूट में मलबूस स्मार्ट और हैंडसम लग रहा था। ये खूबसूरत इत्तेफाक ही था कि वो दोनों हम रंग कपड़ों में मलबूस थे। अरूश जवाब में सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। वो उसे लेकर रानिया की तरफ चला आया, जो हुनैन से किसी बात पर उलझ रही थी। भाई देखे ना, हुनैन कहता है ये कलर मुझ पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। रानिया उसे देखते ही चिल्लाई, लेकिन उसके साथ अरूश को देखकर यकदम झिनप गई। रानिया, ये अरूश हैं, मेरे ऑफिस में काम करती हैं। और अरूश, ये रानिया हैं, माय लिटिल सिस्टर। ये हुनैन है जो हाल ही में स्टडीज कंप्लीट करके इंग्लैंड से लौटा है। सब्तीन ने सबसे उसका तारुफ करवाया। हेलो अरूश। रानिया ने बढ़कर उससे हाथ मिलाया और फिर बेइख्तियार बोली, भाई ये तो बहुत प्यारी हैं, जितनी आपने तारीफ की थी इससे भी ज्यादा। और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। सब्तीन इस गैर मुतवक्के जुमले पर गड़बड़ा गया। फिर घूर कर रानिया को देखा तो वो अपनी जुबान दांतों तले दबा गई। इस मंजर को दूर खड़े मखतूम शाह ने दिलचस्पी से मुलाहजा किया। अरूश ब्लश करने लगी। हुनैन ने भी पसंदीदगी की निगाह से अरूश को देखा, फिर सब्तीन के कान में सरगोशी की। परफेक्ट कपल। सब्तीन होले से हंस दिया। रानिया अरूश का हाथ पकड़कर एक कोने में चली आई, जहां नगीन सुकड़ सिमटी सोफे पर बैठी थी। वो अजीब से एहसास कमतरी में मुब्तला थी। आज से पहले इस किस्म की पार्टी में शिरकत के बारे में उसने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। रानिया गांव से वापसी पर उसे अपने साथ ही ले आई थी और वो बहुत खुशी खुशी यहाँ रह रही थी। सबका रवैया उसके साथ बेहद मुखलिसाना था और सब ने ही उसे घर के फर्द की सी कैफियत दी थी। हुनैन की छेड़छाड़ से शुरू में तो वो बहुत नर्वस हुई थी, लेकिन फिर उसकी आदत समझकर महफूज होने लगी, क्योंकि अपनी बहन के साथ भी उसका रवैया मुख्तलिफ न था। नगीन, इनसे मिलो, ये अरूश हैं, भाई के साथ ऑफिस में होती हैं। रानिया कहते हुए अरूश को साथ लिए सोफे पर बुराजमान हो गई। नगीन ने मुस्कुराकर थोड़ा झिझकते हुए अरूश से हाथ मिलाया। अरूश, ये नगीन है, मेरी बहुत प्यारी बहन और साथ ही दोस्त भी। रानिया ने बोलते ही उसके गले में हाथ डाल दिया। रानिया के इतने प्यारे अंदाज में उसका तारुफ करवाने पर नगीन ने मोहब्बत से रानिया को देखा।
और उसका हाथ थाम लिया। मीर सब्तीन मखदूम शाह के साथ महवे गुफ्तगू था जब मीर सजावल महफिल में दाखिल हुआ और एक तायराना नजर पूरे माहौल पर डाली। तभी उसकी नजर मीर सब्तीन पर से होती हुई मखदूम शाह शिराजी पर ठहर सी गई। उसकी वहां मौजूदगी मीर सजावल को अपनी बसारत का धोखा लगा, लेकिन मखदूम शाह की वहां मौजूदगी हकीकत थी। उसके अंदर शदीद गुस्से की एक लहर उठी। इस गुस्से के लावे के फटने से पहले ही वो जिन कदमों पर आया था उन्हीं पर वापस लौट गया। मीर गजनफर की नजर उस पर पड़ चुकी थी। वो मीर सजावल के वापस पलट जाने की वजह से बखूबी वाकिफ थे, इसलिए तेज तेज कदम बढ़ाते हुए लॉन के पिछले हिस्से में मेन गेट की तरफ बढ़े। मीर सजावल खौलता हुआ आंधी तूफान की तरह अपनी लैंड क्रूजर तक पहुंचा था। ड्राइवर और गार्ड जो बड़े आरामदेह अंदाज में गाड़ी में बैठे खुश गपियों में मसरूफ थे, उसे सामने से आता देकर एक झटके से बाहर निकले और मुअद्दब अंदाज में हाथ बांधकर खड़े हो गए। उसने फ्रंट सीट का दरवाजा खोला ही था कि मीर गजनफर ने उसके नजदीक पहुंचकर कांधे पर हाथ रखा। मीर सजावल, इस तरह क्यों जा रहे हो? कम से कम हमारी बात तो सुन लो। मीर सजावल ने बिना पलटे उनका हाथ अपने कांधे से झटक दिया। मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं, मैं खुद सब कुछ अपनी आंखों से देख कर आया हूं। हमारे दुश्मनों से हमारे ही खानदान वाले राह रासम बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे नाम नेहाद रिश्तेदारों की महफिल में हमारा क्या काम? मीर सजावल ने उनके चेहरे की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। इस वक्त उसके तन बदन में आग लगी हुई थी। देखो, इस दुश्मनी से हमें आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ है सिवाय नुकसान के। अगर इसको खत्म करने की कोई राह निकलती है तो ये हमारे और हमारी आने वाली नस्ल के लिए एक फायदामंद होगी। मखदूम शाह भी उसी खानदान का हिस्सा है। वो चाहता तो मेरा इलाज करने से साफ इनकार कर देता, लेकिन उसने हर रंजिश को बालाए ताक रखते हुए हमारी मदद की। तुम भी इस बात को समझो, इस मारा मारी में कुछ नहीं रखा। तुम उनके 2 बंदे मारते हो, वो तुम्हारे 4 मारते हैं। इस सब से सिवाय कीमती जानों के ज़िया के कुछ हासिल नहीं। जाने वाले वापस नहीं आते, लेकिन जो हमारे साथ मौजूद हैं, हमें उनकी जिंदगी की हिफाजत करनी चाहिए। जिंदगियां इतनी बेमोल नहीं कि इन्हें आपसी दुश्मनी निभाने में ज़ाया कर दिया जाए। मीर गजनफर ने तफसीलन उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो ये सब सुनकर और भड़क गया। चाचा साईं, आप ये चाहते हैं हम इनके सामने घुटने टेक दें, जिन्होंने आपके भाई को कत्ल कर दिया, आपकी बहन का घर बर्बाद करके उससे जिंदगी ही छीन ली, हम सबसे हमारी खुशियां छीन लें? ये सब कुछ आप भूल सकते हैं, मैं नहीं। उसने आपकी जान बचाई। अपनी मौत के खौफ ने आपको कमजोर कर दिया होगा, लेकिन मैं कमजोर और बुज़दिल नहीं, और मुझ में इतना दम है कि मैं तन्हा ही इस दुश्मनी को निभा सकता हूँ। मुझे आप जैसे बुज़दिल सहारों की जरूरत नहीं। वो नफरत और गुस्से में सारे लिहाज भुला बैठा था। दरवाजा खोलकर वो गाड़ी में बैठ गया। उसने बैठते ही ड्राइवर को चलने का इशारा किया। ड्राइवर ने गाड़ियों की लंबी कतार में से बड़ी महारत से गाड़ी निकाली। मीर गजनफर ने उसे दोबारा मुखातिब नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे इसके गुस्से में और उसकी दुश्मनी को हवा देने वाले उनके ही भाई मीर जाफर थे, जो खुद नहीं चाहते थे कि कभी ये दुश्मनी खत्म हो।